ईथन ने क्रिस्टल्स उठाई और एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट उसके सामने आया जो घोस्टली बैजर के स्किल्स डिस्क्राइब कर रहा था। फियरलेसनेस, रेज ग्लो और ईटर ऑफ पॉइजन्स। ईथन ने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी और क्रिस्टल्स एक एक करके अब्जॉर्ब करने लगा। ईथन ने तुरंत फ्योरी स्ट्राइक एक्टिवेट किया और तलवार को स्किलफुली चलाना शुरू कर दिया, जो वो क्रिस्टल अब्जॉर्ब करने से पहले नहीं कर सकता था। अब नए स्किल के बाद ईथन को समझ आ गया कि तलवार का इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसके लिए क्या जरूरी होता है। स्टूडेंट काउंसिल के कॉन्फ्रेंस रूम में प्रोपेगेंडा कमेटी के मेंबर एलन ईथन को डिसिप्लिनरी कमेटी में अपॉइंट करने के फैसले से काफी गुस्से में था। एक मेंबर ने एलन को समझाने की कोशिश की कि स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट ने नए लड़के को सिर्फ छोटी असाइनमेंट्स करने के लिए हायर किया है। लेकिन सेक्रेटरी क्रिस ने कहा कि डिसिप्लिनरी कमेटी का मेंबर सिर्फ कोई भी नहीं हो सकता, उसके पास स्ट्रेंथ और मॉरल्स होने चाहिए। फॉर्मर डिसिप्लिनरी कमेटी मेंबर डिलन ने डिमांड की कि ईथन को सिर्फ असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन करना चाहिए। क्लास के दौरान उन्होंने डिस्कस किया कि एक क्रिस्टल सिर्फ तभी क्रिस्टल बनता है जब उस क्रिएचर की डेथ हो जिसमें वो एनर्जी के रूप में एग्जिस्ट करता था। ईथन ने सवाल किया कि अगर क्रिस्टल एक इंसान के मरने के बाद बनता है तो क्या होगा अगर कोई क्रिस्टल एब्जॉर्ब करे और फिर एक बच्चा पैदा हो। टीचर ने समझाया कि इंसानी शरीर का स्ट्रक्चर दूसरी रेसेस के स्ट्रक्चर से कंपेयर नहीं किया जा सकता और ये भी कहा कि प्रेग्नेंट वुमेन को क्रिस्टल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना सख्त मना है। लंच के दौरान ईथन ने मैगी को ज्यादा खाने के लिए कहा ताकि उसकी ग्रोइंग बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। तभी एक ट्रे खाना उनके टेबल पर आया जो लियम का था। लियम तुरंत मैगी की ब्यूटी की तारीफ करने लगा। उसका ये बिहेवियर ईथन को गुस्सा दिलाने लगा और उसने लियम को बाहर जाने की कोशिश की। लेकिन लियम फिर भी मैगी की तारीफ करता रहा। जब ईथन ने उसे गुस्से से घूरा तो लियम ने मजाक में पूछा, क्या मैगी सच में ईथन की बहन है? मैगी ने तुरंत कहा, ऐसा कैसे नहीं हो सकता। लियम के मजाक का जवाब ईथन ने एक भारी पंच के साथ दिया। लियम ने ईथन को रिएश्योरेंस दिया कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। मैगी को याद आया कि उसने लियम की आवाज सुनी थी जब ईथन को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। लियम ने अपने दोस्त की बहन को इंट्रोड्यूस किया। मैगी ने नोटिस किया कि लियम के चश्मे टूटे हुए हैं। उसने क्यूरियस होकर लियम की आंखों को देखने की बात की। लियम ने सिर्फ मैगी जैसे खूबसूरत लड़की के लिए अपने चश्मे उतारे। भाई बहन ने प्रेसिडेंट की चमकती हुई वायलेट आंखें देखी। मैगी को लियम की आंखें काफी पसंद आईं। ईथन ने पूछा कि उनकी आंखें ऐसी कैसे हुई। लियम ने समझाया कि जब उसकी मां 3 महीने प्रेग्नेंट थी तो वो क्रिस्टल को अब्जॉर्ब नहीं कर पाई जो उनके बच्चे ने मुंह में अब्जॉर्ब कर लिया था। इस वजह से लियम का शरीर सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया। लियम ने बात को दूसरी डायरेक्शन में लेते हुए ईथन को याद दिलाया कि लंच के बाद उसका पेट्रोल है और मैगी को स्पाइसी चिकन ट्रीट करने का इनवाइट दिया। लियम ने ईथन को रिएश्योरेंस दिया कि एकेडमी एक डिसेंट जगह है जहां फाइट्स नहीं होती हैं। मैगी ने पेट्रोल के बारे में सुनकर अपने भाई के साथ चलने की जिद कर दी, चाहे क्लासेस ही क्यों ना मिस हो जाएं। एकेडमी में सभी ने नोटिस किया कि डिसिप्लिनरी कमेटी के नए मेंबर ईथन काफी हैंडसम लग रहे हैं। अपने सुपर परसेप्शन स्किल का यूज करके ईथन ने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने डिसाइड किया कि एक अलग और सेक्लूडेड जगह ढूंढना बेहतर होगा जहां वो अपने परस्यूअर्स का सामना कर सके। ईथन ने अपने परस्यूअर्स की तरफ मुड़कर उन्हें एक जगह और समय बताया मीटिंग के लिए। परस्यूअर्स को पता था कि बिना स्पेशल स्किल्स के उनका डिटेक्ट होना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने ईथन से मजाक करते हुए कहा कि अगर उसे छुटकारा चाहिए तो कपड़े उतारकर घुटनों के बल बैठकर भोंकते हुए माफी मांगनी पड़ेगी। ईथन बस हंसता रहा और कहा कि इसे एकेडमी का एक स्पेशल ग्रीटिंग कहेंगे। लेकिन उसने तुरंत ऐड किया कि वो इन लोगों को छोड़ देगा अगर वो वही चीजें करे जो उन्होंने ईथन से मांगी। ये बात सुनकर परस्यूअर्स का लीडर इतना गुस्सा हो गया कि वो ईथन पर मुक्के मारते हुए जंप कर गया और टेरिफाइंग साउंड वेव्स इमिट करने लगा। ईथन ने अपना नया फेयरलेस स्किल एक्टिवेट किया जो माइंड कंट्रोल को रिमूव करता है और चिल्लाया कि अब माफी मांगने का टाइम नहीं बचा है। ईथन ने अपने मुक्के से एक पावरफुल ब्लो दिया, जिसके बाद ब्लो का एक तूफान परस्यूअर के ऊपर आया और उसे हर तरफ फेंक दिया। वो अनफॉर्चुनेट आदमी, जिसका चीक पहले ही स्वोलन था, बस लाचार होकर जमीन पर पड़ा रहा। परस्यूअर्स के एक मेंबर को ईथन की स्ट्रेंथ पर हैरानी हुई, क्योंकि पहले सिर्फ कुछ ही लोग उस ट्रिक का सामना कर पाए थे। ईथन कुछ पूछता इससे पहले ही बीटन गाय के हेल्पर्स उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए भाग गए। मैगी उन लोगों के सामने आई और पूछा कि कोई एक इनोसेंट इंसान पर कैसे अटैक कर सकता है। मैगी ने अटैकर्स को रोका और बीटन गाय का फोन मांगने को कहा। जब किसी ने फोन देने से मना किया तो मैगी ने गुस्से में अपने पैरों को जमीन पर मारा, जिसकी वजह से एस्फाल्ट क्रैक हो गया और साइड के टुकड़े गिरने लगे। मैगी ने अटैकर्स को धमकी दी कि फोन अच्छे से वापस करें। डरता हुआ एक असिस्टेंट मसी मानते हुए फोन दे गया। मैगी ने कहा कि अटैकर को जमीन पर नीचे रखो और 2 हाथों का सहारा लो। एक विलन ने मैगी को समझाने की कोशिश की, लेकिन मैगी अपनी बात पर टिकी रही। उसने अटैकर का फोन अनलॉक किया और उसके फनी पोजीशन की तस्वीरें लेने लगी।
फिर मैगी ने तस्वीरें अटैकर के फ्रेंड्स को भेजने का प्लान किया और असिस्टेंट से कहा कि फोटोज रिपोस्ट करें और एक्सप्लेन करें कि ऐसे बिहेव करना गलत है। जाते वक्त मैगी ने धमकी दी कि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो वो पूरा प्रोसेस का वीडियो भेज देगी। बेचारे अटैकर्स सिर्फ ये कह पाए कि असली इविल मैगी है, एथन नहीं। हॉस्पिटल में बीटन स्पाई ने प्रेसिडेंट लियम से न्यूकमर की कंप्लेन की कि उसने सिर्फ बीट नहीं किया बल्कि उसकी एम्बैरेसिंग फोटोज भी पब्लिश की। लियम इस सिचुएशन से अम्यूज हुआ और सोचा कि अगर उसने स्पाई को पहले एथन के बारे में बता दिया होता तो वो ये मजा नहीं ले पाता। लियम हंसकर स्पाई से बोला कि डिटेल्स बताए। स्पाई ने बताया कि उसने अपनी विजुअल सिग्नेचर मूव किया लेकिन एथन को कोई चोट नहीं आई और उसने बिना किसी वेपन के उसे जमीन पर गिरा दिया। लियम ने हैरानी से पूछा कि एथन बिना वेपन के कैसे जीत गया। स्पाई ने जवाब दिया कि अगर एथन के पास वेपन होता तो वो अब तक उसे मार चुका होता। लियम ने सुनिश्चित किया कि स्पाई जिंदा है और उसे कहा कि कुछ महीने घर पर रहे और फिर ट्रेनिंग कंटिन्यू करे। जब स्पाई ने अपनी इंजरीज के लिए हेल्प मांगी तो लियम हंसते हुए बोला कि ऐसी इंजरीज उनकी तकनीक से कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। प्रेसिडेंट के ऑफिस में एथन एक 68 प्लेस बैज देख रहा था जो लियम ने उसे दिखाया। लियम ने समझाया कि ये एक ऑफिशियल रैंकिंग है जो 28 साल के अंदर के यंग लोगों के कॉम्बैट पावर को शो करती है। एथन ने नोटिस किया कि 68 प्लेस के आसपास एलेक्स नाम लिखा था। लियम ने समझाया कि उसने और एडम ने न्यूकमर की असली पहचान छुपाने के लिए नाम के बारे में बहुत सोचा। ईथन ने गुस्से में कहा कि उसे समझ नहीं आता कि ये रेटिंग क्यों जरूरी है। प्रेसिडेंट ने जवाब दिया कि ये एक टैलेंट की रिपोजिटरी है जिसमें ईथन का निकनेम गॉड ऑफ वॉर और रियल किंग है। लियम ने बताया कि अगर ईथन रैंकिंग्स में ऊपर नहीं गया तो सवाल उठेंगे और ये भी बताया कि उसने ईथन के लिए एक नई वेपन लाई है। प्रेसिडेंट ने कहा कि ये सुपरविजन ब्यूरो का नया डेवलपमेंट है और ट्रायल सैंपल का इम्प्रूव्ड वर्जन है। ईथन ने कहा कि वेपन वहां छोड़ दो और चले जाओ लेकिन लियम अपने फैसले पर अड़ा रहा और कहा कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड पर साथ चलें। फ्रेशमैन लियम के साथ प्रैक्टिस करने चला गया। ट्रेनिंग के बाद लियम जो अब जमीन पर गिरा हुआ था खुश था कि ईथन ने रेज का ब्लो अब्सॉर्ब कर लिया। ईथन ने प्रेसिडेंट से साइकेट्रिक डिपार्टमेंट विजिट करने को कहा पर लियम अपने स्टूडेंट की तारीफ करता रहा जो अपग्रेडेड वेपन्स को संभालना सीख गया था। ईथन ने प्रेसिडेंट की बातों का जवाब एक किक से दिया जो लियम को ट्रेनिंग रूम के दरवाजों के बाहर फेंक दिया। फ्रेशमैन ने लियम के लाए वेपन्स को देखा और प्रेसिडेंट की मेटिकुलस प्रिपरेशन को नोटिस किया। जिम में कभी कभी शूटिंग ग्रुप्स प्रैक्टिस करते थे तो ईथन ने नाइफ्स के साथ प्रैक्टिस करने का सोचा। उसने सिम्युलेटर के इंस्ट्रक्शंस पढ़े और प्लेट्स को अपने पेस के अनुसार सेट किया। सिम्युलेटर ने ट्रेनिंग शुरू होने का सिग्नल दिया और बोला कि कार से 20 मीटर दूर चले जाओ। प्लेट्स कार से निकलने लगी और ईथन नाइफ थ्रो करने के लिए रेडी हुआ। ईथन ने बिना रेस्ट के प्रैक्टिस की और अपने नाइफ थ्रोइंग स्किल्स को इम्प्रूव किया। सारी प्लेट्स जो टारगेट्स थीं ईथन के नाइफ से हिट हुई और सिम्युलेटर ने उससे फर्स्ट वर्कआउट कंप्लीट करने पर कॉन्ग्रेचुलेट किया जिसमें उसने 100 पॉइंट्स स्कोर किए। ईथन को सिम्युलेटर पसंद आया और उसने नोटिस किया कि एक बार शुरू करने के बाद ट्रेनिंग को रोकना मुश्किल है। उसने डिसाइड किया कि वो हर दिन इस सिम्युलेटर के साथ प्रैक्टिस करके अपना लेवल इम्प्रूव करेगा। पूरा दिन लगातार ट्रेनिंग और नए डिफिकल्टी लेवल्स कंप्लीट करते हुए गुजर गया लेकिन 80 पॉइंट्स को करने के बाद भी ईथन अपने रिजल्ट से खुश नहीं था और सोचा कि अभी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। 2 हफ्ते की रियल स्टूडेंट लाइफ में लेसन्स, ट्रेनिंग और एक्टिविटीज चलती रहीं लेकिन स्टूडेंट यूनियन से कोई असाइनमेंट नहीं आया। ईथन और मैगी की नए जीवन की इस हलचल में उन्होंने नोटिस भी नहीं किया कि 15वां दिन आ गया। एडम के लिए इंटेंडेड एक नोट में फिशिंग पियर का जिक्र था जो ईथन के लिए मीटिंग पॉइंट था पर वहां कोई नहीं था। अचानक इंजन की आवाज सुनाई दी और एक हेलीकॉप्टर वहां रुक गया। उसमें से एक स्ट्रेंजर ने लैडर फेंकी और ईथन को ऑन बोर्ड आने को कहा। हेलीकॉप्टर में चढ़ते ही ईथन को लगा कि स्ट्रेंजर का अपीयरेंस यूनिक था। जैसे ही वो खड़ा हुआ एक लड़की उससे हक करने लगी और नॉन स्टॉप बोलती रही कि उसने कितनी मेहनत की। उसने नोट का भी जिक्र किया लेकिन उसकी बातें अचानक बंद हो गईं। उसने ईथन को धक्का दिया और चीख कर पूछा कि वो कौन है। लड़की रोने लगी और बार बार रिपीट किया कि उसका दिल टूट गया है और एडम के लिए वो एक खाली जगह है। लेकिन ईथन ने जल्दी से समझाया कि एडम ने वो नोट देखा भी नहीं था जो गलती से ईथन के पास आ गया था। सिचुएशन एक्सप्लेन करने के बाद ईथन हेलीकॉप्टर से उतरने के लिए तैयार था पर लड़की ने पूछा कि क्या ईथन एडम का दोस्त है। ईथन ने हाँ कहा तो लड़की सोच में पड़ गई कि अगर एडम जैसा प्राउड लड़का उससे मदद मांगने आया तो वो जरूर अच्छे दोस्त होंगे और ईथन एक अच्छा वारियर होगा। उसने ईथन से पूछा कि क्या वो स्ट्रांग है और जब ईथन ने हाँ कहा तो लड़की ने कहा कि अब उसे ऐसे ही टैलेंटेड लोग चाहिए। उसने पायलट से कहा कि अब उनका एक नया बंदा है और उन्हें जल्दी वापस जाना चाहिए। ईथन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। स्ट्रेंजर जो गॉड्स ऑफ वॉर टीम की लीडर थी अपना नाम एलिस बताया। उसके बाद ओलिवर इंट्रोड्यूस हुआ जो ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, फिर स्टीवन जो टीम की प्रोटेक्शन संभालता था और डॉक्टर
लुकास ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया। जेरेड, जो पायलट सीट से बात कर रहा था, स्काउट के तौर पर अपनी रोल बताए। ईथन ने बिना सोचे अपने रेटिंग वाले नाम से अपना इंट्रोडक्शन दिया। लड़की ने नए बंदे को टीम में शामिल किया, जो इस सिचुएशन से खुश था क्योंकि अब वो एडम के बदले टास्क कर सकेगा। लड़की ने ईथन के हाथ मिलाने पर लो टेम्परेचर नोटिस किया, पर ईथन ने कहा कि एआई सिस्टम के कैरियर्स के लिए नॉर्मल है। डॉक्टर, लुकास ने कहा कि उसने कहीं एलेक्स का नाम देखा है। रैंकिंग्स चेक करते वक्त लुकास ने देखा कि एलेक्स का रैंक 68वां था। टीम नए मेंबर के साथ इकट्ठा हुई और एलिस ने एक्सेप्ट किया कि जो टास्क सामने है वो आसान नहीं होगा। उसने बताया कि एक हफ्ते पहले कुछ पोचर्स ने फैसिलिटी में घुसकर करीबी स्क्वाड्स को एक अननोन टॉक्सिन से पॉइजन कर दिया और उसके स्क्वाड के एक मेंबर को मार डाला। एलिस ने एडम से मदद मांगी थी क्योंकि वो टॉक्सिन से इम्यून था। उसने ईथन से कहा कि अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता तो वो समझेगी, पर ईथन ने जवाब दिया कि अब वो हेलीकॉप्टर में अकेले चिल नहीं करेगा। स्टीवन, जो उसके पास खड़ा था, ईथन के कॉन्फिडेंस को देखकर स्पैरिंग के लिए ऑफर करता है, लेकिन न्यूकमर नाराज होकर कहता है कि आयल बातों का टाइम नहीं है और अपनी एबिलिटी का यूज करके स्टीवन को फ्रीज कर देता है। एलिस को ईथन की एबिलिटी पसंद आए और उसने पूछा कि फ्रीज कितनी देर तक चलेगा, जो सिर्फ कुछ मिनट तक रहा। लड़की सरप्राइज थी क्योंकि उसने कभी नहीं देखा था कि फ्रीज इतना लंबा चल सकता है। ईथन ने अपनी स्ट्रेंथ के लिए एक एक्सक्यूज बनाया और कहा कि उसके पास एक स्किल है जो दूसरी स्किल्स की पावर बढ़ाता है। न्यूकमर की स्किल्स के बारे में सुनकर पूरी टीम क्यूरियस हो गई और पूछने लगी कि और क्या एबिलिटीज हैं। ईथन ने बताया कि उसके पास 1 किलोमीटर तक की हीट सेंसिटिविटी है, जो सुनकर सब शॉक्ड हो गए। ईथन ने यह भी ऐड किया कि इस एबिलिटी का भी एक एनहांसमेंट है। लुकास ने एंशिएंट लेजेंड्स को याद किया जो स्नो और आइस के ग्रेट लॉर्ड के बारे में बात करती थी। लुकास सोचने लगा कि न्यूकमर वो लेजेंडरी हीरो से ज्यादा पीछे नहीं है, पर इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना और एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट के पास ऐसी एबिलिटीज कैसे हो सकती हैं। एलिस ने न्यूकमर को एक डैगर ऑफर की, जो ईथन ने खुशी से एक्सेप्ट किया। टीम उस एरिया में गई जहां लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक पोचेस थे। एलिस ने सबको अलर्ट रहने और लाइन मेंटेन करने का ऑर्डर दिया। ईथन ने सबको रुकने के लिए कहा क्योंकि उसने कुछ एनिमल्स की प्रेजेंस फील की। वो एक वॉल्स का पैक था जो किसी चीज की तरफ अट्रैक्टिव लग रहा था। एलिस ने समझाया कि यहाँ वॉल्स मॉन्स्टर्स के लिए बाली का बकरा होते हैं, जिन्हें रेगुलर बेसिस पर खिलाया जाता है। यहाँ वॉल्स का एक पैक होना बुरा संकेत है और एलिस ने सबको आसपास देखने को कहा। वॉल्स एक आग के इर्द गिर्द घूम रहे थे और एलिस को डर था कि ये कोई ट्रैप हो सकता है क्योंकि मीट की स्मेल इतनी स्ट्रांग थी कि उसका सोर्स ढूंढना मुश्किल नहीं था। एलिस ने कहा कि वहाँ पॉइजन है और ईथन ने डिसाइड किया कि वो ब्रेड बनेगा ताकि पोचर्स सामने आए, क्योंकि उसे पॉइजन का डर नहीं लगता। एलिस सरप्राइज हुई और कहने लगी कि ये एबिलिटी एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल होता है, जिस पर ईथन ने कामली एग्री किया। एलिस को अब सोचने लगा कि उनका न्यूकमर कौन है और ईथन अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए तैयार हो गया। एलिस ने अपनी एबिलिटी का यूज करके ईथन को इनविजिबल बना दिया और ऑर्डर दिया कि अगर ईथन किसी से मिले तो बिना सोच समझे मार दे। जब ईथन वॉल्स के पास गया तो उन्होंने सिर्फ हाउलिंग शुरू कर दी। ईथन समझ गया कि वॉल्स अटैक नहीं करेंगे और उसने हाउल करके सिग्नल दिया कि दुश्मन आसपास है। सुपर परसेप्शन का यूज करके ईथन ने दोनों साइड्स पर कुछ लोगों को नोटिस किया और फील्ड क्लियर करने के लिए तेज भागा। ईथन ने अपने नाइफ के साथ अपनी पावर एक्टिवेट की और फाइट शुरू की। स्किलफुली नाइफ यूज करके उसने वॉल्स की बॉडीज को चॉप करना शुरू किया और 25 सेकंड में कोई भी लिविंग वॉल बचे नहीं थे। ईथन सोच रहा था कि क्या वो अब स्कॉर्पियन एस वेनम एक्टिवेट करे और डिसाइड करके उसने वेनम स्प्रे करना शुरू किया। उसने एक और एबिलिटी एक्टिवेट की जो उसकी सभी एबिलिटीज को 108% तक बढ़ा दे और किसी वीक टॉक्सिन को फील किया। एलिस ने अपनी वॉरियर्स एबिलिटी का यूज करके ये टॉक्सिन सेंस किया और टीम को रेडी रहने को कहा, क्योंकि पॉइजन बताता है कि दुश्मन बिल्कुल पास है। एलिस अभी बोल ही रही थी कि ईथन के नाइफ्स की आवाज सुनाई दी, जो बिल्कुल डायरेक्टली दुश्मनों के हेड्स में लग रहे थे, उनके स्कल्स तोड़ते हुए। ईथन इस फाइट से खुश नहीं था क्योंकि दुश्मन इतने वीक थे कि उन्होंने जल्दी हार मान ली। गॉड्स ऑफ वॉर टीम के मेंबर्स जो ये सब देख रहे थे हॉरर में इस मर्डर को भूलने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्हें लगा कि अब कोई डेंजर नहीं है तो वो शेल्टर से बाहर आए और एरिया एक्सप्लोर करने लगे। एलिस ने ईथन के हाथ में रियर डैगर्स नोटिस किए जो सर्विलांस ब्यूरो के काम का हिस्सा थे और समझ गई कि ईथन जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं। एलिस ने ईथन से डरते हुए पूछा कि सब कुछ ठीक है ना, पर मन में सोचा कि ऐसे इंसान से ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए जो इतनी आसानी से 2 लोगों को मार दे। ओलिवर और स्टीवन एडमिरेशन में पूछने लगे कि ईथन ने नाइफ्स इतनी स्किलफुली यूज करना कहाँ सीखा। ईथन ने जवाब दिया कि वो बस रोज प्लेट्स के साथ प्रैक्टिस करता था। ओलिवर सरप्राइज था क्योंकि प्लेट्स वो डिवाइस हैं जो ट्रेनिंग की कॉम्प्लेक्सिटी के वजह से यूज होना बंद हो गई थी।
ओलिवर ने पूछा कि ईथन प्लेट्स का यूज इतने इफेक्टिवली कैसे करता है, और ईथन ने कहा कि नॉर्मल मोड पे प्रैक्टिस करो और लेवल बाय लेवल कंप्लीट करो। ओलिवर ने कहा कि वो एक लेवल भी कंप्लीट नहीं कर सका प्लेट्स यूज करते हुए और सोचने लगा कि वो कितना वर्थलेस है। ईथन ने बताया कि पोचर्स ऐसी स्किल्स का यूज करते हैं जैसे वुल्फ पैक मैनेजमेंट, स्कॉर्पियन वेनम और सुपर कैम्फ्लाज। एलिस ने सरप्राइज होकर पूछा कि क्या ये वाकई स्कॉर्पियन वेनम है, और ईथन ने कॉन्फिडेंटली कहा कि उसने स्कॉर्पियन वेनम एब्जॉर्ब किया है। लड़की ने एम्बेरेस्ड होते हुए टीम की तरफ से ईथन का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि कई फाइटर्स अभी तक हॉस्पिटल में हैं क्योंकि डॉक्टर्स पॉइजन को पहचान नहीं पाए। एलिस ने तुरंत हॉस्पिटल कॉल किया ताकि डॉक्टर्स को एजुकेट कर सके। डॉक्टर लुकास ने ईथन से कहा कि उसने अभी कई लोगों की जिंदगी बचा ली। ईथन को समझ आया कि ज्यादातर प्रोफेशनल्स उतने स्ट्रांग नहीं होते और कई वॉरियर्स को एडिशनल टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, क्योंकि सभी क्रिस्टल एब्जॉर्ब करने में सफल नहीं होते। डॉक्टर्स के साथ बात करने के बाद ईथन और अवेयर हो गया। एलिस ने न्यूकमर से पूछा कि अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए। ईथन ने कहा कि पहले हमें पोचर्स को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, जो अब जरूर बच नहीं पाएंगे। उसने ये भी सजेस्ट किया कि किसी को होस्टेज बनाकर नेगोशिएशन किया जाए, क्योंकि ऐसे यूनिट्स को इंटिमिडेट करना ऑर्डिनरी मिलिट्री पर्सनल के मुकाबले आसान होता है। एलिस ने क्लैरिफाई किया कि क्या ईथन सजेस्ट कर रहा है कि हमें पोचर्स का वेट करना चाहिए। ईथन ने हाँ में सिर हिला दिया। डिटैचमेंट शेल्टर में पोचर्स का इंतजार करने लगा। ईथन अपनी सुपर परसेप्शन स्किल का यूज करके सबसे पहले एमीट की अप्रोच नोटिस कर सका। आखिरकार ट्री के शेडोज से एक पोचर्स की गैंग सामने आई। 4 पोचर्स दिखे और गैंग का लीडर वॉरियर्स को खुशी से ग्रीट करते हुए आया। लीडर ने खुश होकर कहा कि वह इस बात से कितना प्लीज्ड है कि आखिर वह वॉरियर्स को फॉरेस्ट में अट्रैक्ट करने में सफल रहा। लीडर एलिस के पास आया और उसकी डायरेक्शन में काफी एडमायरिंग कमेंट्स करने लगा। उसने कहा कि अगर वॉरियर्स वहां न होते तो पोचर्स का खात्मा हो चुका होता। एलिस ने उन सब फ्लैटरिंग कमेंट्स का शार्प टोन में जवाब दिया और उन्हें बंद करने को कहा। लुकास ने ईथन को इन्फॉर्म किया कि ये लीडर, जो लगातार बोल रहा था, जर्मनी के सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों में से एक है, और यह भी बताया कि इसके अलावा बस एक लोकल लड़का ही उसका मुकाबला कर सकता है। पायलट जेरेड ने एक पोचर को देखते ही सरप्राइज से चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि सबको लगा था कि वह हीरो मर चुका है। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि वह लड़का पोचर्स के साथ इन्वॉल्व होगा। फॉर्मर वॉरियर स्टेफन ने एक्सप्लेन किया कि जब उसने अपनी कंट्री के लिए सर्व करने से मना किया तो कंट्री ने उसके सारे रिसोर्सेज छीन लिए और उसकी फोर्सेस को सप्रेस कर दिया। उसने ये भी ऐड किया कि अगर आउटराइट हेल्प ना होती तो वह कभी फ्री और हैप्पी होना नहीं समझ पाता, न ही पावर का मजा ले पाता। उसने कहा कि कंट्री के लिए सर्व करते हुए ऑर्डिनरी लोग क्रिस्टल तक नहीं पहुंचते। स्टेफन अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि ईथन का एक थ्रोइंग नाइफ डायरेक्टली उसके हेड में घुस गया और सब सरप्राइज और गेस्ट्स के साथ चिल्लाने लगे। तभी एक नाइफ अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले गिर गया। गैंग लीडर रोब्स ने नाइफ को रोक लिया और ईथन समझ गया कि अब कुछ और यूज करना पड़ेगा। रोब्स नाइफ को देखते हुए अपनी नेटिव जर्मन लैंग्वेज में बोलने लगा कि चाइना की फॉर्जिंग स्किल्स ट्रूली अमेजिंग है, पर नाइफ के होने में ग्रेस नहीं है। एलिस ब्लैंकली अपनी टीम की तरफ देख रही थी, समझने की कोशिश करते हुए कि रोब्स क्या कह रहा है। सबको सरप्राइज करते हुए ईथन ने जर्मन लैंग्वेज में रोब्स को जवाब दिया कि कंट्री को इंसल्ट करने के लिए उसे पनिश किया जाएगा और ट्रेटर की मौत होनी चाहिए। उसने ऐड किया कि वो फ्यूचर डेड लोगों के साथ कन्वर्सेशन नहीं करता। रोब्स के लिए यह अनएक्सपेक्टेड था कि एक फॉरेनर उसकी नेटिव लैंग्वेज बोल रहा था। उसने ईथन को अपनी पोचर्स की टीम ज्वाइन करने का ऑफर दिया, फेवरेबल टर्म्स के साथ। एलिस ने ईथन से पूछा कि पोचर क्या कह रहा था, तो ईथन ने बताया कि रोब्स चाहता है कि वो उसकी टीम ज्वाइन करे। एलिस ने फिर पूछा कि क्या ईथन पोचर की टीम ज्वाइन करेगा, पर ईथन ने कोई जवाब नहीं दिया और एमी को नाइफ वापस करने का ऑर्डर दे दिया। लुकास फाइट के लिए कॉशियसली प्रिपेयर करने लगा, क्योंकि उसे क्लियरली समझ नहीं आ रहा था कि रोब्स क्या चाहता है। ईथन ने रोब्स के ऑफर का रिप्लाई नहीं दिया, बस नाइफ ले लिया और एमी का थैंक यू करना नहीं भूला। एमी इस सिचुएशन से खुश नहीं था। ईथन ने नोटिस किया कि लुकास ने अपनी एबिलिटी का यूज करके ईथन की एबिलिटीज को 20% तक इंक्रीज कर दिया, जो उसके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल था। ईथन गुस्से में चिल्लाया कि वो डेड लोगों के साथ नेगोशिएशन नहीं करता और उसने अपने आसपास सब कुछ फीड करना शुरू कर दिया। ईथन की एबिलिटीज 20% तक बढ़ गई, जो उसके लिए एक ह्यूज एडवांटेज और नए पावर्स लेकर आए। लेकिन अचानक ही फ्रीज का इफेक्ट रोब्स पर खत्म हो गया, जो टीम को वाइल्ड कावर्ड्स कहने लगा और उन्हें पीछे से अटैक करने के लिए दोष देने लगा। ईथन सोच रहा था कि एमी को डैमेज करने के लिए कितनी स्ट्रॉन्ग ब्लो की जरूरत पड़ेगी, जो सिर्फ उसके नाइफ को रोकने ही नहीं सकी, बल्कि आइस से भी निकल गया। जब तक ईथन ये सब सोच रहा था, तब तक रोब्स ने ईथन पर एक टेरिफाइंग फोर्स के साथ अटैक किया, कस चिल्लाते हुए। ये पावरफुल ब्लो ईथन को एमी से 10 मीटर दूर उड़ा ले गया। एलिस की टीम तुरंत ईथन के पास पहुंची और लुकास को न्यूकमर को जल्दी हील करने का ऑर्डर दिया। लुकास ने ईथन का चेकअप करते हुए बिविल्डरमेंट में कहा कि ईथन नम है।
सब लोग हॉरर में लुकास की तरफ मुड़ गए, जिन्होंने चिल्लाकर बताया कि ईथन का ना हार्ट बीट है और ना ही ब्रीदिंग। डॉक्टर आंसुओं के साथ डेड ईथन को देख रहा था, लेकिन एलिस ने सबको याद दिलाया कि जब तक पोचर से डील नहीं कर लेते तब तक रोने का समय नहीं है। ईथन कॉन्शियस था और टीम की सारी बातें सुन रहा था। वो उनसे नाराज था कि उन्होंने उसे डेड मानकर बस छोड़ दिया। स्टीवन ने एनमी को स्नेह में दबा दिया और उस पर ब्लो लेने की तैयारी कर ली। ऑलिवर फिस्ट्स के साथ रोब्स पर झपट गया, पर रोब्स ने जर्मन में चिल्लाकर धमकी दी कि वो उसे मारने की कोशिश भी न करे। फिर अचानक रोब्स ने शाउट करते हुए अपनी बॉडी से फ्लेम्स रिलीज करनी शुरू कर दी, जो सब कुछ जला रही थी। स्टीवन तुरंत फायर से बचने के लिए वापस हट गया और एलिस एनमी की स्ट्रेंथ देखकर इम्प्रेस थी, जो क्लोज कॉम्बैट में फायर जायंट का पावर यूज कर रहा था। ऑलिवर ने कैप्टन से पूछा कि अब क्या करें, क्योंकि उसका क्रॉसबो हाई टेम्परेचर के वजह से मेल्ट हो गया था। एलिस ने सजेस्ट किया कि फायर वॉरियर के अगेंस्ट में मेंटल अटैक का यूज करें। एलिस ने सबको रेडी होने का ऑर्डर दिया और 600 मीटर की रेंज में एक डिस्ट्रक्टिव साउंड वेव रिलीज करना शुरू किया। साउंड वेव का इफेक्ट रोब्स पर पड़ा और वो हेल्पलेसली अपने घुटनों पर गिर गया, टेरिफाइंग साउंड्स को एंड्योर करते हुए। अपनी लैंग्वेज में रोब्स बोल रहा था कि वो इस तरह मरने नहीं वाला, लेकिन इस रेट पर उसका ह्यूमन बॉडी जल के खत्म हो जाएगा। फिर भी उसने अपनी बची हुई स्ट्रेंथ इकट्ठा की अपने कंट्री के ग्लोरी के लिए और आगे फाइट करने की तैयारी की। इस वक्त एलिस की टीम समझने की कोशिश कर रही थी कि रोब्स क्या बोल रहा था, और स्टीवन ने इवन ऐलान किया कि अगर वो फॉरेस्ट से निकलकर घर वापस जा सके तो वो जरूर फॉरेन लैंग्वेजेस का स्टडी करेगा। तभी ईथन, जो अब उठ चुका था, ने ऑर्डर दिया कि टीम रिट्रीट करे, क्योंकि उनकी फोर्सेस रोब्स से कंपेयर नहीं कर सकती। टीम शॉक थी कि ईथन, जो अभी अभी डेड था, वो अब अलाइव हो गया है। ईथन ने ऐलान किया कि वो बस मर नहीं सकता क्योंकि वो डेथ इम्यून है। रॉबर्स की लैंग्वेज में ईथन ने उसे फाइट के लिए इनवाइट किया, ये कहकर कि रॉब्स का होल टीम के अगेंस्ट कोई चांस नहीं है, लेकिन वो ईथन के साथ फेयर फाइट कर सकता है। ये प्रपोजल रॉब्स को अम्यूज कर गया और उसने खुशी खुशी ईथन का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। एलिस वॉरिड थी और ईथन को समझा रही थी कि वो मर सकता है, लेकिन ईथन गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था। उसने इवन रॉब्स को ऑर्डर दिया कि वो अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड बैक ना करे। स्काउट जेरेड ने एलिस को उठाया और भाग गया, ये समझाते हुए कि टीम का वहां रहना सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और उन्हें ईथन पर ट्रस्ट करना चाहिए। आखिर में एलिस ने बिलेटेडली चिल्लाकर ईथन को कहा कि वो जरूर सर्वाइव करे। टीम फाइटर्स को 1-on-1 छोड़कर चली गई। रोब्स ने ईथन की करेज और एक डिफिकल्ट बैटल में सर्वाइव करने की एबिलिटी की तारीफ की। ईथन ने रोब्स के अटैक्स का जवाब देते हुए कहा कि वो बिल्कुल भी उस बैटल में मरने वाला इंसान नहीं है। क्रिटिकल मोमेंट में ईथन ने अपनी एबिलिटीज एक्टिवेट की, जो अब इम्प्रूव और लेवल अप होने लगी थी। दुश्मन छेड़ने से बाज नहीं आया और बेताबी से बैटल शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन रोब्स एक भी मूव नहीं कर पाया। एथन ने समझाया कि फाइट तो कब की शुरू हो चुकी है। रोब्स को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है और वो एक भी आवाज नहीं निकाल पाया, क्योंकि वो एक इनविजिबल एयर वॉल के अंदर था। एथन ने एक्सप्लेन किया कि ये उसकी स्पेशल एबिलिटी है, जो एयर का टेम्परेचर बदलकर प्रेशर और सराउंडिंग स्पेस को चेंज करती है। फाइनली रोब्स के आसपास का एरिया वैक्यूम में बदल गया था। रोब्स अचानक समझ गया कि वो एक भी ब्रीथ नहीं ले सकता। फिजिक्स के सामने वो हार गया, क्योंकि फायर वैक्यूम में एक्सिस्ट नहीं कर सकती। रोब्स गिर गया और उसके आखिरी शब्दों में उसकी बेटी से माफी मांगने की बात थी। फ्लेम्स ने रोब्स का बॉडी जला दिया और एथन बैटलफील्ड में अकेला रह गया। उसकी एनहांस्ड एबिलिटीज का इफेक्ट खत्म हो गया और उसने महसूस किया कि अब वीकनेस उसके बॉडी में आएगी। फ्लेम्स धीरे धीरे छोटी होने लगी और लास्ट फ्लेम के अंदर से एक फायर क्रिस्टल निकला। एथन ने क्रिस्टल उठाया और एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट सामने आया, जो क्रिस्टल के स्किल्स एक्सप्लेन कर रहा था। ये एक स्पेशल क्रिस्टल था जो ऑर्डिनरी क्रिस्टल्स की तरह एक्सप्लोर नहीं करता, बल्कि बॉडी के अंदर छुप जाता है। एथन ने क्रिस्टल को ना लेने का फैसला किया, क्योंकि उसे इसका ज्यादा यूज नहीं लगा और वो समझ गया कि अगर उसने इसे लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। एथन ने क्रिस्टल को दबा दिया और सोचा कि पोर्चर के बैकपैक्स चेक करें कि उनमें कुछ यूजफुल हो। जब उसने पहला बैकपैक खोला तो उसमें सिंपल येलो क्रिस्टल्स थे, जो एक यूजलेस सी एबिलिटी रखते थे। एथन ने सारे बैग्स खोलना शुरू किया और सभी में वही कैटरी क्रिस्टल्स मिले। एथन समझ नहीं पाया कि क्या ये क्रिस्टल्स इतने वैल्यूएबल थे कि छोटे कबस को जिंदा जलाना पड़ा, लेकिन उसने डिसाइड किया कि अगर एक स्ट्रॉन्ग पर्सन इन्हें लेने आया है तो ये जरूर वैल्यूएबल होंगे। एथन ने क्रिस्टल्स का बैग उठाया और सब क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करना शुरू किया। एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट सामने आया जो फ्लर्टिंग स्किल को डिस्क्राइब कर रहा था, जो इम्प्रूव होती है अगर ओनर क्यूट लगे। टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में लिखा था कि अब कोई एनिमी एथन का रेसिस्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन ये सिचुएशन एथन के लिए भी कंफ्यूजिंग थी। इसी वक्त टीम फील्ड की तरफ देख रही थी जहां बैटल हुआ था, और उन्होंने फाइनली देखा कि फ्लेम्स खत्म हो चुकी हैं और बैटल ओवर हो गया है। एलिस भी फील्ड को देखते हुए कॉशियसली बोली कि उन्हें सिचुएशन चेक करनी चाहिए। एथन अकेला एक क्लिफ पर बैठा थॉटफुल गेज के साथ दूर देख रहा था।
उसकी काम एटमॉस्फेयर गर्लिश एलिस के प्लीज्ड वॉइस से ब्रेक हुई, जो इंसिस्ट कर रही थी कि उससे एथन की स्ट्रेंथ पर हमेशा से भरोसा था। एलिस के जॉयफुल स्पीच को एथन ने इंटरप्ट किया और डिमांड किया कि उसे एकेडमी वापस भेजा जाए, नॉकिंग डाउन एलिस जो हग्स के साथ उसकी तरफ भाग रही थी। बाकी सब लोग भी एलिस की तरह शॉक थे, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एथन अभी तक एकेडमी का स्टूडेंट है। एथन ने कंफर्म किया कि वो एकेडमी का स्टूडेंट है और उसने कहा कि उसकी सिस्टर उसका इंतजार कर रही है डिनर के लिए। पूरी टीम हेलीकॉप्टर में बैठ गई और एकेडमी की तरफ जल्दी किया। अपना फोन चेक करते ही एथन ने देखा कि मैगी की बहुत सारी एंक्शियस मैसेजेस थी, जो अपने भाई को ढूंढने के लिए हर जगह चुकी थी। एथन ने डिसाइड किया कि वापस पहुंचते ही वो अपनी सिस्टर और लियाम से जरूर एक्सप्लेनेशन करेगा। हेलीकॉप्टर की नेट को लेकर गुस्सा करते हुए एथन ने कैप्टन से पूछा कि स्पेशल जोनस में काम करने वाला फोन कहाँ से मिलेगा। एलिस ने जवाब दिया कि ऐसे फोन लेना आसान नहीं है, क्योंकि इसे लेने के लिए परमिशन की जरूरत होती है। लेकिन उसने ये भी ऐड किया कि अगर एथन उसकी टीम ज्वाइन करे तो वह इस प्रॉब्लम में मदद कर सकती है। एथन ने कहा कि वह इस ऑफर के बारे में सोचेगा। एलिस ने अपनी टीम के फायदे गिनाते हुए कहा कि काम करने के लिए डिसेंट सैलरी और हर वॉरियर के लिए सैटेलाइट फोन्स दिए जाते हैं। एथन ने पूछा कि वह ऐसे फेवरेबल कंडीशंस के साथ कहाँ काम करती है। एलिस ने उसे एक स्पेशल डिपार्टमेंट के बारे में बताया जो 9 लोगों का है और सभी अपने अपने तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उसने ये भी कहा कि यह टीम यूजुअली वह टास्क करती है जो ऑर्डिनरी टीम्स के लिए मुश्किल होते हैं। एलिस ने एथन से पूछा कि क्या उसे यह प्रपोजल इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन एथन ने नाराजगी के साथ मुंह मोड़ लिया और मना कर दिया। जब एकेडमी पर हेलीकॉप्टर लैंड हुआ तो एलिस की टीम का स्वागत खुद डायरेक्टर और उनके असिस्टेंट्स ने किया, लेकिन उन्होंने सिचुएशन गलत समझ ली। डायरेक्टर ने एलिस को देखते ही टीम का फ्रेंडली तरीके से स्वागत किया और अपना इंट्रोडक्शन दिया। साथ ही डीन जॉर्डन और एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव डायलन को भी इंट्रोड्यूस करवाया। एलिस ने डायरेक्टर को समझाया कि उन्होंने एक स्टूडेंट एथन को यहाँ छोड़ा है। डायरेक्टर ने स्टूडेंट को पहचाना नहीं, जिस पर एलिस ने एथन से सरप्राइज में पूछा कि डायरेक्टर अपने ही स्टूडेंट को क्यों नहीं जानता। डीन ने तुरंत डायरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया कि एथन एक स्पेशल क्लास का स्टूडेंट है, जिसे मेजर जे ने पर्सनली रेकमेंड किया था एडमिशन के लिए। इस बातचीत को स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव डायलन ने सुन लिया और बहुत गुस्सा हो गया। उसने चिल्लाते हुए आरोप लगाया कि एथन कनेक्शन के जरिए एकेडमी में आया है, न कि अपनी मेरिट पर। डायलन ने गुस्से में कहा कि एकेडमी को एथन जैसे क्रैश्ड स्टूडेंट्स की जरूरत नहीं है और उस पर पावर मिसयूज करने का इल्जाम लगाया। डायलन ने कहा कि एथन जैसे लड़के को उसके खिलाफ चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। एथन ये सब समझ नहीं पाया और सरप्राइज में बोला कि वह प्रोटेस्ट कर रहा है। उसने याद किया कि उसकी बहन मैगी डिनर के लिए उसका इंतजार कर रही है और बाकी लोगों को इनवाइट किया कि वे बिना उसके बात करते रहें। लेकिन डायलन के चिल्लाने की आवाज आई, जो एथन को वहीं रुकने का ऑर्डर दे रहा था। डायलन ने एथन का हाथ पकड़ा और गुस्से में बोला कि वह आज उसे जरूर फाइट करेगा और एथन कहीं जाने की कोशिश भी न करे। ये सब देखकर एलिस को लगा कि डायलन ने अपनी मौत का वारंट साइन कर दिया है, लेकिन वह गलत थी, क्योंकि अगले ही सेकंड डायलन ने एथन को बिना रेजिस्टेंस के अपने कंधे पर उठा लिया। डायलन ने एथन की एबिलिटीज को असिस्ट करते हुए बोला कि यह लड़का इतना वीक है कि एक ऑर्डिनरी इंसान के बराबर लगता है। सभी लोग अनकॉन्शियस एथन के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए और डायलन एक्साइटेडली चिल्लाया कि उसने एथन को बस हल्की सी मार लगाई थी, लेकिन ये लड़का बस प्रिटेंड कर रहा है कि वह बीमार है। लुकास तुरंत अपनी हीलिंग स्किल्स का इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ा। एथन रेजेनरेशन के बाद उठ गया और बिना किसी मदद के खुद खड़ा हो गया। उसने सोचा कि उसकी वीकेंड रेजेनरेटिव एबिलिटी अभी भी यूजफुल है। एलिस गुस्से में डायलन पर अटैक करने लगी और उसे तुरंत माफी मांगने को कहा। उसने चिल्लाते हुए कहा कि वह लोग देश के लिए अपना खून बहाते हैं और डायलन जैसे लोग उनका शुक्रिया अदा करना तो छोड़ो, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। एथन ने एलिस को शांत करने की कोशिश की, लेकिन एलिस ने उसकी एक भी बात सुनने से मना कर दिया और उसे चुप रहने का ऑर्डर दिया। डायरेक्टर ने तुरंत डायलन को शांत करने की कोशिश की और उसे तुरंत माफी मांगने को कहा। डायलन ने आर्ग्यू करते हुए अपने अंकल से कहा कि उसे एलिस जैसे लोगों की परवाह नहीं है। एलिस ने डायलन को शर्मिंदा करते हुए कहा कि जो खुद पावर मिसयूज करते हैं वे दूसरों पर इल्जाम लगाने का हक नहीं रखते। हालांकि डायलन खुद अपने अंकल की काइंडनेस का फायदा उठाता था, एलिस ने उसे धमकाया कि वह जो कुछ हुआ है उसके बारे में मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के हेड को रिपोर्ट कर देगी। नर्वस हेडमास्टर को छोड़कर एलिस ने जल्दी से एथन को डॉम तक पहुंचाने में मदद की। डीन ने डायरेक्टर को तसल्ली देने की कोशिश की और एकेडमी के रिच हिस्ट्री की याद दिलाई, जिसके कारण एकेडमी एक छोटी सी कंट्रोवर्सी के कारण बंद नहीं होगी। लेकिन डायरेक्टर रोना बंद नहीं कर रहा था और अपने सबॉर्डिनेट को आरोपित कर रहा था कि उसने उनसे उनकी पोजीशन के मुताबिक बात नहीं की। थका हारा एथन आखिरकार एकेडमी पहुंचा, एलिस के साथ अपने डॉम तक। जैसे ही उसने अपने रूम का दरवाजा खोला, लियाम वहीं टपक पड़ा, अपने पूर्व दोस्त की वापसी से खुश होते हुए।
एथन लियाम के शोर से परेशान हो गया और सिंपली दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया, बोलते हुए कि शायद उसने गलत दरवाजा खोल दिया। लेकिन लियाम चुप नहीं रहा और एथन के रूम से वापस आ गया, अभी भी उसे गुस्सा और ब्लेम करते हुए कि वह बिना बताए चला गया और एक लड़की के साथ वापस आया। लियाम की टिरडे के एंड में उसने अचानक एलिस को देखा और सरप्राइज हो गया, क्योंकि वह उस लड़की को पहले से जानता था। एथन ने लियाम के हेजिटेशन का फायदा उठाया और अपने रूम के अंदर घुस गया, एलिस और लियाम को कॉरिडोर में चेक करते हुए छोड़कर। लेकिन ये गलती थी, क्योंकि जैसे ही एथन गया, एलिस और लियाम एक दूसरे को बेशर्म नाम से बुलाकर जगाने लगे। एलिस जगाने से थक गई और चली गई, लियाम के पीछे चिल्लाने के बावजूद कि उसे एलिस से बेहतर कोई नहीं मिल सकता और एलिस खुद ये जानती है। एथन ने अपने कपड़े बदले और मैगी के साथ कैफेटेरिया के लिए निकल गया, जहां उसने अपनी बहन और दोस्त को सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ। मैगी तुरंत नाराज हो गई और उस औरत को ब्लेम करने लगी जो एथन को खतरे में डाल रही थी। लेकिन एथन ने उसे समझाया कि उस लड़की को मदद की जरूरत थी, इसलिए वह मना नहीं कर सका। लियाम ओवरजॉयड था और बताने लगा कि मैगी ने उन्हें बताया था एथन के अचानक गायब होने के बारे में। मैगी अचानक से चुप हो गई और अपने भाई को डिस्प्लीज नजर से देखने लगी। फिर उसने अपनी तिरदे शुरू की एक अनफैमिलियर औरत के बारे में जो एथन को ट्रुएंट बनाने पर मजबूर कर रही थी। उसने जोर दिया कि वह कभी भी उसके और उस लड़की की शादी अप्रूव नहीं करेगी। एथन ने अपनी बहन को समझाया कि अगर वह शादी करेगा भी तो भी वह बस यूं ही क्लासेस मिस नहीं करेगा। मैगी ने पूछा कि अगर वह लड़की फिर से वापस आई तो एथन क्या करेगा। एथन ने जवाब दिया कि वह सिंपली उसे छुट्टी कर देगा, जो लियाम के लिए शौक था क्योंकि वह अपने खाने में चोक कर गया। मैगी ने लियाम को आदेश दिया कि अब से वह उसके भाई की रक्षा करे जब वह ना हो। लियाम ने उस लड़की को तसल्ली दी और अश्योर किया कि जो भी उसके भाई को नुकसान पहुंचाना चाहेगा वह इंस्टेंटली लाश बन जाएगा। लेकिन जैसे ही लियाम ने ये शब्द बोले, उसने अचानक सोचा कि अब उसे और ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब बातें संभालने के लिए उसे काफी नॉलेज की जरूरत होगी। इसी बीच किसी अनजान स्ट्रेंजर ने पूरी ग्रुप को ऑब्जर्व किया एथन का फिजिक्स स्टडी करते हुए। उसने नोटिस किया कि एथन का हाइट अपने पीयर्स के कंपैरिजन में छोटा था, उसका फेस पीला था और उसका एपेटाइट वीक था, क्योंकि वह अपना लगभग सारा मीट अपनी बहन को दे रहा था। स्ट्रेंजर को पता था कि एथन एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट यूनियन का मेंबर था जो स्कॉलरशिप लेता था, लेकिन उसका इंटरेस्ट इस बात में था कि एथन खाना क्यों नहीं खा रहा था। क्या उसे एनोरेक्सिया था? स्ट्रेंजर ने यह भी ऑब्जर्व किया कि एथन की बहन का एपेटाइट इसके ऑपोजिट बहुत ज्यादा था और वो हमेशा एक्स्ट्रा चिकन और स्पाइसी डिशेज लेती थी। लेकिन लियाम को स्पाइसी खाना बिल्कुल पसंद नहीं था और उसकी प्लेट में कभी भी एक भी हॉट चिली नहीं होती थी। जब ट्रियो कैफेटेरिया से निकलने की तैयारी कर रहा था, तभी एक अनफैमिलियर स्टूडेंट ने ईथन को आवाज दी। उस लड़के ने ईथन को हाल ही में अकादमी के पास खुले एक रेस्टोरेंट में चलने का सुझाव दिया, लेकिन ईथन बिना ऑफर सुने ही सीधा मना कर दिया। मैगी को यह ऑफर बहुत पसंद आया और वो उत्साह के साथ ईथन से रेस्टोरेंट चलने की रिक्वेस्ट करने लगी। ईथन को ना तो यह सिचुएशन पसंद आई और ना ही यह इंट्रोड्यूस स्ट्रेंजर। वो गुस्से में उस लड़के पर चिल्ला पड़ा जो उसकी छोटी बहन पर स्पाइंग कर रहा था। लेकिन स्ट्रेंजर ने जवाब दिया कि उसकी दिलचस्पी मैगी में नहीं बल्कि ईथन में थी। ये बात सुनकर वहां मौजूद सब लोग सरप्राइज हो गए। मैगी ने अपने भाई के एडमायर को इंटरोगेट करना शुरू कर दिया। स्ट्रेंजर ने जल्दी से जस्टिफाई करते हुए कहा कि उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, बस वो दोस्ती करना चाहता था। लेकिन यह जवाब मैगी और ईथन को कन्विंस नहीं कर सका और दोनों वो अनजान पर्वत से दूर भागने लगे। लियाम उनके पीछे पीछे चल पड़ा, क्योंकि वो लोग अब स्ट्रेंजर के बताए हुए रेस्टोरेंट में जा रहे थे। ईथन ने लियाम से पूछा कि क्या उसे स्पाइसी खाना पसंद है, क्योंकि यह रेस्टोरेंट स्पाइसी फूड सर्व करता है। लियाम ने सवाल का जवाब देने के बजाय विस्पर में पूछा कि ईथन ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग साइट पर सुबह क्या किया था। उसने ईथन को यह भी बताया कि जिस लड़के ने ईथन को उठाकर फेंक दिया था, उसे इंसल्ट और स्लैंडर के लिए फाइन लगाया गया था और स्टूडेंट काउंसिल को ईथन के खिलाफ भड़काने के लिए भी। ईथन ने लियाम का शुक्रिया अदा किया उसकी मदद के लिए। जब ट्रियो नए रेस्टोरेंट के ओपनिंग पर पहुंचा, मैगी ने नोटिस किया कि वहां लगभग सारी सीट्स ऑक्यूपाइड थीं। ईथन ने सजेस्ट किया कि मैगी सिर्फ फूड पैक करवा ले, लेकिन अचानक किसी ने ईथन को बुलाया और उसे अपने पास बैठने का इनविटेशन दिया। ईथन को कंफर्म हो गया कि उसका ही नाम बुलाया गया था, क्योंकि वो लड़की ईथन के लिए एडमायर भरे कमेंट्स बोलना बंद नहीं कर रही थी। लेकिन उस लड़की का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने से पहले ही लियाम ने इंटरप्ट कर दिया और अकीज किया कि वो अकेली टेबल ऑक्यूपाई करके पैसे बर्बाद कर रही है जो 4 लोगों के लिए है। लड़की ने गुस्से से पूछा कि लियाम वहाँ क्या कर रहा है, तो ईथन ने प्रेडेटोरियली आंखों से देखते हुए कहा कि वो खाना खाने आया है। लियाम काउंटर के पास गया और अपना ऑर्डर शेफ को डिक्टेट किया। 4 लोग टेबल पर बैठ गए और अपने ऑर्डर्स का वेट करने लगे, लेकिन स्ट्रेंजर समझ नहीं पा रही थी कि सब उसे क्यों देख रहे हैं। लियाम उसे स्क्रूटिनाइजिंगली देख रहा था, ईथन उसे पोटेंशियल पंचिंग बैग की तरह देख रहा था और मैगी उसे मैनहंटर की तरह देख रही थी।
मैगी ने स्ट्रेंजर से उसका नाम पूछा और अस्यूम किया कि वो अजीब होगा, लेकिन स्ट्रेंजर ने जवाब दिया कि उसका नाम बिल्कुल नॉर्मल है और उसका नाम कैथरीन है। लियाम ने कैथरीन का इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि वो एक स्ट्रॉन्ग असिस्टेंट है जो 488 का स्ट्रेंथ बफ प्रोवाइड करती है एनिमी के साथ इनकाउंटर पर जो 3 मिनट तक रहता है। लियाम ने यह भी ऐड किया कि वो अपने कंट्री की एक यूनिक वॉरियर है। मैगी ने कहा कि जब वो बड़ी होगी तो कैथरीन यूनिक नहीं रहेगी। ईथन ने उसकी बात पर उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि जल्दी बड़ी होने की जरूरत नहीं है। लियाम ने सजेस्ट किया कि शायद ईथन कैथरीन के बारे में वॉरिड था, लेकिन ईथन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं लगता। ईथन ने सीधे पूछा कि कैथरीन क्या कहना चाहती है। कैथरीन ने अपनी स्टोरी शुरू की और बताया कि अकादमी एक कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेंट्स रिक्रूट कर रही है। पिछले साल उन्होंने 6 लोगों की टीम्स कलेक्ट की थी और इस साल 2 टीम्स ऑफ 4 बनाई जा रही हैं। उसने ईथन को अपनी टीम ज्वाइन करने और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का इनविटेशन दिया। ईथन ने मुंह मोड़ लिया और धीरे से बोला कि उससे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, जो बात सुनकर लड़की हैरान रह गई। ईथन ने यह भी जोड़ा कि क्लासमेट्स के साथ लड़ना अच्छा नहीं है और पूछा कि कैथरीन अपनी एबिलिटीज के साथ खुद चैंपियनशिप जीतने की कोशिश क्यों नहीं करती। इस बात से कैथरीन गुस्से में आ गई और नाराज होकर कहा कि वह बेस्ट टीम बनाने की कोशिश करेगी। लियम ने धीरे से कहा कि उन्हें सिर्फ जीत की परवाह है और ईथन ने जोड़ा कि सिर्फ कमजोर लोग ऐसी बातों की चिंता करते हैं। इस बात ने कैथरीन को हैरान कर दिया और वह कुछ देर तक चुप हो गई। आखिर में थककर वह इंस्टीट्यूशन से बाहर चली गई, ये कहते हुए कि अब उसके पास उनसे बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। मैगी इस नतीजे से खुश थी क्योंकि अब वह कैथरीन के डिशेस खा सकती थी। लियम ने समझाया कि कैथरीन के टीम से उसे निकालने से पहले वह, लियम और डायलन अकादमी के मेन ट्रायो थे, लेकिन अब कैथरीन ने ईथन को अपनी साइड करने का सोचा। मैगी के लिए डिश में ज्यादा मिर्च थी जो उसकी जुबान को सुनकर गई, इस वजह से वह अपना पोर्शन नहीं खा पाए। ईथन ने अपनी बहन को अपना पोर्शन दे दिया, जो उसके लिए छोटी सी बात थी। लियम ने कंपटीशन के फॉर्मेट के बारे में बात की, जो सिर्फ टीम नहीं बल्कि इंडिविजुअल भी था और वह ईथन के लिए परफेक्ट था। ईथन ने मैगी के स्पाइसी सूप का पूरा कप बिना स्पाइसेस का टेस्ट लिए पी लिया, जो लियम को हैरान कर गया। उसने ईथन से पूछा कि क्या वह पागल है और उसकी जुबान ठीक काम कर रही है। ईथन ने कहा सब ठीक है, लेकिन अंदर से वह झूठ बोल रहा था। फिर उसने इंडिविजुअल कंपटीशन के अवार्ड के बारे में पूछा। लियम ने समझाया कि दोनों कैटेगरी के विनर्स को अलग अलग क्रिस्टल्स दिए जाते हैं और ग्रेजुएशन के बाद यूनिवर्सिटीज इन्हें भर्ती करना चाहती हैं। मैगी ने पूछा कि ये कंपटीशन वॉरियर्स के लिए है और वह लड़की ईथन के पास क्यों आई थी। ईथन अब तक अपनी बहन को सच नहीं बता पाया था और सही वक्त का इंतजार कर रहा था। ईथन ने कहा कि वह असल में एक वॉरियर है। मैगी ने पूछा कि उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है, तो ईथन ने कहा कि वॉरियर के लिए काफी एब्जॉर्ब की है। ये सुनकर मैगी रोने लगी और बार बार कहने लगी कि अब उसका भाई मर जाएगा और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। लियम ने नहीं समझा कि मैगी क्या बोल रही है और पूछा इसका मतलब क्या है। मैगी ने बताया कि उसने 2 एबिलिटीज एब्जॉर्ब की थी, जिससे उसकी लाइफ से 20 साल चले गए। ये बात ईथन के लिए भी सरप्राइज थी। ट्रायो अकादमी पहुंचा ताकि सब चीजें क्लैरिफाई कर सके। मैगी ने बताया कि उसके अंकल ने उसे 3 एबिलिटीज वाला एक क्रिस्टल दिया था, जो 30 साल ले लेता। ईथन को समझ आया कि अपनी पास्ट लाइफ में वह इतनी स्ट्रगल क्यों कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका टाइम खत्म हो रहा है। ईथन ने लियम से पूछा कि क्या इसे सुधारा जा सकता है, तो लियम ने कहा कि नॉर्मल एब्जॉर्प्शन में लाइफ थोड़ी कम होती है, लेकिन मैगी के केस में ऐसा पहले नहीं देखा गया। ईथन ने गुस्से में पूछा कि क्या सॉल्यूशन है, लेकिन लियम ने कहा कि अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इसे रोके। लियम ने अपनी एबिलिटीज का यूज करके मैगी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी, जो सच में 20 साल कम थी। उसने ईथन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी, जो 0 दिखा रहा था, लेकिन उसने सोचा कि यह इम्पॉसिबल है। ईथन ने मैगी को कहा कि दोबारा ऐसा कुछ मत करना और क्रिस्टल वापस कर दो। उसने ये भी वादा किया कि वह अपने अंकल को सब कुछ समझाएगा, जो मैगी से बहुत उम्मीदें रखते हैं। ईथन ने अपनी बहन को गले लगाया और कहा कि उसके बिना उसकी जिंदगी का मतलब ही खत्म हो जाएगा और मांगा कि वह वादा करे कि अब दोबारा कोई क्रिस्टल एब्जॉर्ब नहीं करेगी। मैगी रोने लगी और समझाने लगी कि अगर वह वॉरियर नहीं बनी तो वह अपने भाई को उन डरावने क्रिएचर से नहीं बचा पाएगी जिन्हें आम इंसान हरा नहीं सकते। ईथन ने अचानक मैगी से पूछा कि बिना एबिलिटीज वाले आम लोग उसके लिए क्या मायने रखते हैं। उसने उन लोगों के उदाहरण दिए जो बिना किसी स्पेशल पावर के महान काम करते हैं, एक्सरसाइज से मजबूत बनते हैं, स्ट्रेटेजी से जंग जीतते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से टूल्स बनाते हैं और अपने टैलेंट से जख्म भरते हैं। ईथन ने समझाया कि क्रिस्टल्स की पावर ही एक इंसान को मजबूत बनाने का इकलौता जरिया नहीं है। ये दिखाने के लिए उसने अपना चाकू फेंक दिया और अपनी बहन से कहा कि वह भी यही कर सकती है अगर मेहनत करे। उसने मैगी के पहले से एब्जॉर्ब किए गए एबिलिटीज की तारीफ की और समझाया कि मेहनत और ट्रेनिंग से वह बहुत कुछ हासिल कर सकती है। मैगी ने ईथन से वादा किया कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगी।
ईथन ने लियम की तरफ देखा और सख्त शब्दों में कहा कि उसकी बहन को किसी भी हालत में गिनी पिग की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लियम ने ईथन को तसल्ली दी और कहा कि लैब रैट्स नए एक्सपेरिमेंट्स को पसंद नहीं करते, इसलिए उसके भाई को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईथन ने यह सुनकर राहत की सांस ली। उसके बाद ईथन ने मैगी का फोन नंबर लिया और मेजर जे को कॉल किया, जो मैगी के बॉस थे। मेजर जे को हैरानी हुई और ईथन ने झूठ बोला कि मैगी को एक हेरिडिटरी डिजीज है जिसके वजह से वह क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। ईथन ने उनसे कहा कि वह अब मैगी को छोड़ दें। मेजर ने मैगी को छोड़ने से मना कर दिया और अलग अलग तरीके सुझाए, लेकिन ईथन अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने मेजर को निमंत्रण दिया कि वह मैगी की जगह वॉरियर बन जाए। मेजर ने इस बात को सुनना भी पसंद नहीं किया और ईथन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। ईथन ने कहा कि वह अपनी बात को साबित करके दिखा देगा। मेजर ने घोषणा की कि अब से मैगी के सारे प्रिविलेज छीन लिए जाएंगे और अगर ईथन स्टूडेंट लीग के इंडिविजुअल कंपटीशन में टॉप 10 में आता है तो वह उसकी बात मान लेगा। उसके बाद वह लोग मैगी को डॉन छोड़ने गए और उसका गुड नाइट विश किया। लियम ने सुझाव दिया कि मैगी उनके साथ रहे, लेकिन ईथन ने कहा कि डॉन में रहकर वह नए दोस्तों से मिलेगी और स्टूडेंट लाइफ का मजा लेगी। लियम ने रिप्लाई दिया कि ईथन अपनी बहन को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है। ईथन ने लियम से पूछा कि क्या अकादमी में किसी को पता है कि लियम देख सकता है कि कोई कितना जिएगा। लियम ने कहा कि ईथन पहला इंसान है जिसे उसने अपना ये सीक्रेट बताया है। लियम ने ईथन को याद दिलाया कि उसकी पोजीशन काफी डेंजरस है क्योंकि उसके रिसोर्सेस कट कर दिए गए हैं और उसे टॉप 10 में आने की कंडीशन दी गई है, जो आसान नहीं होगा। लियम ने मजाक में कहा कि वह उस लड़की को कॉल करके मदद मांग ले, लेकिन ईथन ने इस बात को सीरियसली ले लिया और एलिस को कॉल कर दिया। ये देखकर लियम हैरान रह गया। ईथन ने एलिस से पूछा कि क्या पिछली सॉटी के कुछ रिसोर्सेज बचे हैं और कहा कि जितना हो सके उतना भेज दो। कन्वर्सेशन के बाद ईथन ने एलिस का शुक्रिया अदा किया। एलिस की पर्सनल रिक्वेस्ट की वजह से रिसोर्स स्टोरेज में हलचल मच गई और रिसोर्सेज की एजेंट काउंटिंग शुरू हो गई। इसी बीच दो आदमी एक ऑफिस में बैठे एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें एक आदमी की बेटी और एक मिस्टेरियस लड़का एलेक्स बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे। कमांडर मेसन, जो ईस्ट चाइना मिलिट्री रीजन के कमांडर और एलिस के पिता थे, ऑपरेशन के दौरान पॉइजन की वजह से होने वाली डेथ्स के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने काफी लोग खोए थे और मेसन को लगा कि उनके बीच एक स्पाई घुस गया है। एक इंटरलोक्यूटर आथा ने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें एक आदमी का जिक्र था जो अपनी पावर का इस्तेमाल करता था। कमांडर ने यह माना कि यह आदमी एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य हो सकता है। दोनों इंटरव्यूवियों ने सहमति जताई कि इस बार पोचर्स हद से ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, जो दोनों को चिंतित कर रहा था। अचानक आथा ने मेसन को एलिस के आदेश के बारे में बताया, जिसमें सभी क्रिस्टल्स को इकट्ठा करने को कहा गया था, जो 2000 से ज्यादा थे। कमांडर ने शुरुआत में इस बात को नॉनसेंस कहा, क्योंकि ये क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब करने के लिए बेकार हैं और उनकी एबिलिटीज इनफेक्टिव और इनकम्पैटिबल हैं। आथा ने रिपोर्ट में ईथन की एबिलिटी का जिक्र किया, जो पॉइजन से एब्जॉर्ब कर सकता है, और सुझाव दिया कि उसे ये क्रिस्टल्स ना दिए जाएं। अंत में दोनों ने फैसला किया कि ईथन को इन 2000 क्रिस्टल्स में से 1000 दिए जाएंगे और उस पर अस्पताल में सर्विलेंस रखी जाएगी। इस बीच एडम अपने मर चुके भाई को दफनाने का हक मान रहा था, जो दोनों बनने के लिए सहमत था। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि बॉडी पहले ही एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ले जाई जा चुकी है और वह इस स्थिति में मदद नहीं कर सकता। बारिश की तेज आवाजों के बीच एडम का भाई, जो असल में जिंदा था, अपनी बहन को उनके परिवार की वारिस घोषित करते हुए आया। लड़की खुशी से बोली कि अब वो वक्त आ गया है जो उसके भाई ने उनके बचाव के लिए भविष्यवाणी की थी, और उसने पूछा कि क्या उसका भाई अब आजाद महसूस करता है। भाई ने बिना जवाब दिए दूर तक घूरती नजर से देखा और अस्पताल से निकलने की तैयारी करने लगा। बहन उसके पीछे चिल्लाकर बोल रही थी कि वह उसका इंतजार करे। एस्थर के इंस्ट्रक्टर ऑफिस में ईथन ने घोषणा की कि वह स्टूडेंट लीग में हिस्सा लेना चाहता है। एस्थर ने कहा कि यह एक टीम प्रतियोगिता है और ईथन अकेला है, लेकिन ईथन ने उसकी बात नहीं सुनी और जोर देकर बोला कि वह अकेला भाग लेने के लिए तैयार है। एस्थर ने चेतावनी दी कि पहले से इस बात की रिपोर्ट देनी होती है, लेकिन फिर भी उसने ईथन को एक फॉर्म भरने के लिए दिया। ईथन फॉर्म भरने लगा, जिसमें अपनी स्किल्स और एबिलिटीज लिखनी थी। फॉर्म में सिर्फ 8 चीजें लिखने की जगह थी, जो ईथन के लिए काफी नहीं थी, लेकिन उसने तय किया कि वह ध्यान से अपनी एबिलिटीज लिस्ट करेगा। उसने अपनी स्किल्स का लेवल नीचे दिखाया और अपनी आइस ब्लड एबिलिटी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि यह स्किल बहुत स्पष्ट है। जब एस्थर ने फॉर्म पढ़ा तो वह ईथन की स्किल्स देखकर शॉक हो गई। उसे ईथन की इम्यूनिटी टू डेथ से सबसे ज्यादा हैरानी हुई। वह अचानक उठकर आंसुओं के साथ ईथन से माफी मांगने लगी। उसने समझाया कि एक इंसान सिर्फ 8 एबिलिटीज एब्जॉर्ब कर सकता है, और अगर उसने ज्यादा एबिलिटीज एब्जॉर्ब की तो वह मर जाएगा। ईथन ने एक रेयर और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी टू डेथ एब्जॉर्ब की थी। एस्थर ने कहा कि अगर उसे यह पहले पता होता तो वह उसे बेस्ट रूइन क्रिस्टल देती और उसके शरीर में लो ग्रेड स्किल्स को स्पेस नहीं लेने देती।
वह समझ नहीं पाई कि मेजर ने उसकी बहन के टैलेंट को कैसे देख पाया, लेकिन उसके भाई के टैलेंट को नहीं देख पाया और उसे सिर्फ एक एक्सम्पेनी पसंद के रूप में अकादमी भेज दिया। ईथन ने सोचा और यह बात सही लगी कि उसका और मैगी का टैलेंट काफी समान है, लेकिन रिबर्थ से पहले और बाद किसी ने भी उसके टैलेंट को नहीं समझा। ईथन ने गोल्डन सर्कोफेगस को याद किया जिसने उसे क्रश किया था और तय किया कि वह सच्चाई जानने के लिए उसके अंदर देखेगा। उसने अपने इंस्ट्रक्टर को रेश्योर किया कि वह सबसे खुश है। एस्थर ने उसकी स्किल्स को ध्यान से देखा और नोटिस किया कि उसका फ्रीजिंग लेवल काफी हाई है, जो बैटल के लिए काफी होगा। एस्थर अचानक पूछने लगी कि ईथन ने ये क्रिस्टल कहाँ से लिया, जो सिर्फ एक ऐसे जानवर को मारकर मिलता है जिसका शिकार मना है। लेकिन उसने छात्र के लिए अफसोस महसूस किया और ज्यादा डिटेल में नहीं गई। जब उसने ईथन के चार्म स्किल को देखा तो उसने जिद की कि ईथन अपनी एबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करे और कहा कि इस स्किल को इन्वेस्टिमेट मत करो। ईथन ने मजबूरी में अपनी चार्म एबिलिटी को एक्टिवेट किया और फ्लर्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंस्ट्रक्टर ने सिर्फ इतना पूछा कि उसका चार्म कहाँ है। ईथन को साबित करना पड़ा कि उसने अभी अपनी स्किल का इस्तेमाल किया था। एस्थर ने छात्र की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहा और तय किया कि इस एबिलिटी की बेकार होने की बात छोड़ दे, बाकी स्किल्स इसकी कमी पूरी कर देती हैं। इंस्ट्रक्टर ने ईथन के डेटा को डाटाबेस में एंटर करना शुरू किया और उसके परिवार की इनकम के बारे में पूछा। ईथन को सवाल अजीब लगा, लेकिन जवाब देने से पहले ही एस्थर ने एक ऐसी फिगर डालने का ऑफर दिया जो उसे ज्यादा स्कॉलरशिप दिलवा सके। उसने न्यूट्रिशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने की सलाह भी दी, जो रोजाना 4 बोतल्स दूध प्रदान करेगा, और कहा कि यह जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। उसने कहा कि ईथन के ग्रेड्स के हिसाब से उसे स्कॉलरशिप लेने में कोई समस्या नहीं होगी और शायद उसे एक बेहतर क्लास में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। ईथन समझ नहीं पा रहा था कि उसकी चार्म एबिलिटी इंस्ट्रक्टर पर कैसे काम नहीं की। एस्थर ने कहा कि लेवल 4 रीजेनरेशन बहुत रेयर है और काफी यूजफुल भी। क्लियर करने के लिए उसने एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन दी। उसने कहा कि रीजेनरेशन के लेवल 1 पर बाल 10 सेंटीमीटर बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्टर ने ईथन के बाल का एक टुकड़ा काटा और उसे अपनी रीजेनरेशन एबिलिटी एक्टिवेट करने को कहा। ईथन के बाल तेजी से बढ़ने लगे और मीटर तक लंबे हो गए। आखिरकार उसके बाल इतने लंबे हो गए कि वह सामने कुछ देख ही नहीं पा रहा था। उसने एस्थर से नए हेयर कट के लिए पैसे उधार देने को कहा। ईथन अपने नए हेयर स्टाइल से नाराज एस्थर के ऑफिस से बाहर निकला। उसने नोटिस किया कि उसके शरीर में कमजोरी आ गई है जो उसके स्टैट्स को कम कर रही थी, लेकिन रीजेनरेशन इफेक्ट पर कोई असर नहीं हुआ। अपनी बॉडी के स्टेट के बारे में सोचते हुए ईथन ने कॉरिडोर में किसी से टकरा लिया। जमीन पर गिरते हुए ईथन ने माफी मांगनी शुरू की और समझाया कि वह सामने कुछ देख नहीं सकता था, लेकिन साथ ही उसने सोचा कि उसे माफी क्यों मांगनी चाहिए जब दूसरा आदमी उससे टकराया था। अपनी बैंग्स के पीछे से ईथन ने देखा कि सामने वाले लड़के के यूनिफॉर्म पर दूसरी अकादमी का बैच था, लेकिन उस लड़के में कुछ अजीब था। सामने वाला लड़का के लिए यह मोमेंट किसी रोमांटिक मंगा के सीन जैसा था, जिसमें उसका टकराना एक सुंदर हाई स्कूल लड़की से होता है जो असल में एक लड़का होता है। लड़का ईथन के लंबे काले बालों और जेंटल पर्सनैलिटी को देखकर सोच रहा था कि उसकी आवाज भले ही थोड़ी रफ हो, लेकिन वह जरूर एक लड़की है। उसने ईथन का नाम पूछना शुरू किया, लेकिन ईथन समझ नहीं पाया कि वह लड़का उससे क्या चाहता था। किसी भी मुसीबत से दूर रहने के लिए ईथन वहां से तेज भाग गया, डिसअपॉइंटेड फैन को अकेला छोड़ते हुए। वह लड़का, जो खुद को स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट डेरेक कहता था, सोच रहा था कि पहले वह सब समझ लेगा और फिर उस मिस्ट्री लड़की को ढूंढेगा। ये सोचकर उसने इंस्ट्रक्टर के ऑफिस का दरवाजा खटखटाया और अंदर गया। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि वह प्रतियोगिता पर चर्चा करने आया है। एस्थर ने उसका स्वागत किया और बैठने का निमंत्रण दिया। एस्थर ने पूछा कि वह ऑर्गेनाइजेशन का काम उनसे करवाना क्यों चाहता है, क्योंकि दोनों अकादमियों के रिप्रेजेंटेटिव्स ही इसके जिम्मेदार होते हैं। डेरिक ने समझाया कि हर साल वही चेहरे देखने को मिलते हैं, इसलिए इस बार उन्होंने ये जिम्मेदारी लेना चाहा। उसने ये भी जोड़ा कि वह उम्मीद करता है कि अकादमी नए स्टूडेंट्स को मौका दे, क्योंकि इस साल दूसरी अकादमी के नए स्टूडेंट्स उनका रिप्रेजेंटेटिव बनकर आए हैं। एस्थर को याद आया कि पिछले साल लेजेंडरी ट्रायो ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और शायद दूसरी अकादमी ने अपने बेहतरीन प्लेयर को चुनकर डेरेक को भेजा था ताकि सिर्फ फ्रेशमैन को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिले। एस्थर ने डेरेक की शर्तें मान ली, लेकिन ये भी नोट किया कि डेरेक की अकादमी के पास अब भी वक्त बचा हुआ है। डेरेक ने जवाब दिया कि इसमें कोई समस्या नहीं है। एस्थर को लगा कि डेरेक की अकादमी के सारे छात्र अमीर परिवारों से आते हैं और उनका स्तर एस्थर की अकादमी के सामान्य छात्रों से काफी ज्यादा है। साथ ही उसे ये भी याद आया कि ईथन के नंबर काफी ज्यादा हाई हैं और उसने सोचा कि क्या ये सब प्रतियोगिता से पहले ऐलान करना चाहिए। ईथन एस्थर से मिलने के बाद सीधे एक हेयर ड्रेसर के पास गया अपनी नई हेयर स्टाइल को ठीक कराने के लिए। उसने हेयर ड्रेसर से अपने बालों का कुछ करने को कहा, लेकिन हेयर ड्रेसर ने कहा कि वह एक हेयर ड्रेसर है, जादूगर नहीं। मैगी ने कहा कि उसके भाई को एक एवरेज अनरिमार्केबल लड़का बना दे ताकि कोई उस पर नजर न डाले।
आखिरकार हेयर ड्रेसर ने हेयर कट खत्म होने का ऐलान किया, जो मैगी के मुताबिक काफी अच्छा था। मैगी ने मजाक करते हुए कहा कि उसके भाई को रिबन्स और पोनीटेल्स जोड़ लेनी चाहिए, लेकिन ईथन ने मना कर दिया क्योंकि पोनीटेल्स उसके लिए ज्यादा हो गई थी। मैगी ने ईथन को याद दिलाया कि बचपन में उसने कहा था कि पोनीटेल्स सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों का हेयर स्टाइल होता है और उस पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। ईथन ने मजाक में कहा कि अब उसकी बहन बड़ी हो गई है और उसका काला जादू खोलने का वक्त आ गया है। मैगी यह मजाक समझ नहीं पाए और अपने भाई को परेशानी में रोकने लगी, जब ईथन जोर से हंसी में फट पड़ा। हॉस्टल जाते वक्त मैगी नए हेयर स्टाइल के आइडिया सोचती रही और अपने भाई को नए ऑप्शंस देती रही। ईथन ने मजाक में कहा कि बदले में वह उसकी पोनीटेल्स करेगा, लेकिन मैगी इस बात को सीरियसली ले गई और सहमति दे दी कि दोनों एक दूसरे के बाल बनाएंगे। इसी दौरान डेरेक की ट्विन बहन, जो कैथरीन की दोस्त और रूममेट मालिया थी, जिम में कैथरीन के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। कैथरीन अचानक अपनी ट्रेनिंग का अमाउंट डबल करने लगी। मालिया ने कैथरीन से पूछा कि क्या वह इतनी मेहनत कर रही है क्योंकि ईथन ने उसकी टीम ज्वाइन करने से मना कर दिया। मालिया ने यह भी कहा कि जो कुछ भी उस और लियाम के बीच हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा कि ईथन, जो लियाम का दोस्त है, कैथरीन की टीम ज्वाइन करेगा, यह अजीब होता। कैथरीन ने अपनी दोस्त से पूछा कि क्या वह समझती है कि कैथरीन स्ट्रांग नहीं है। मालिया ने तुरंत जवाब दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैथरीन ने बस निराशा में कहा कि उनमें सबसे स्ट्रांग लियाम है, वह नहीं। उसने कहा कि उसे और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। मालिया ने इस पर कमेंट किया कि जो लोग कैथरीन जैसे नहीं हैं, उन्हें क्या करना चाहिए जब वे लोग इतना ट्रेन करते हैं। लेकिन मालिया का ध्यान फोन कॉल आने पर हट गया। फोन पर डेरेक था, जो अब तक उस सुंदर अजनबी के बारे में सोच रहा था जो कॉरिडोर में उससे टकराई थी। उसे याद आया कि पहले उसकी बहन उससे हमेशा मजाक में लड़कियों के साथ बात करने में जीरो मानती थी, लेकिन अब वह उसके शैडो से निकलकर अपना चांस ले सकता था क्योंकि अब दोनों अलग अकादमियों में पढ़ते हैं। डेरेक ने अपनी बहन को उस लड़की के बारे में बताया और कहा कि वह उसे ढूंढने में मदद करे। मालिया ने तंज करते हुए पूछा कि क्या डेरेक उस लड़की को पसंद करता है। डेरेक ने शर्मा कर हाँ कहा। यह सुनकर मालिया खुश हो गई और अपने भाई से वादा किया कि वह उस लड़की को जरूर ढूंढेगी। ईस्ट चाइना मिलिट्री रीजन के हेडक्वार्टर्स में एलिस अपने नए दोस्त ईथन की तारीफ करते नहीं रुक रही थी। उसके पिता ने अपनी बेटी को समझाया कि ईथन में महत्वाकांक्षाओं की कमी है और उसका किसी टीम ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं है। उसने बताया कि ईथन को इस बात की भी परवाह नहीं है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं या किसी ने उसे पहले कभी अंडरएस्टिमेट किया है। और एक ऐसे इंसान को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता। मेसन ने सोचा और अपनी बेटी को सजेस्ट किया कि वो ईथन को समझने के लिए पहले उसका दोस्त बनने की कोशिश करे। लेकिन एलिस अपने फादर की बात से हट होकर चिल्ला उठी कि वो अब अपने फादर से और कुछ नहीं बोलेगी और ऑफिस से निकल गई। मेसन ने नोटिस किया कि ईथन का प्रोफाइल अपडेट हो चुका है और उसका लेवल भी बदल गया है। अब ईथन के सारे स्किल्स सभी के लिए टॉप सीक्रेट डेटा बन चुके थे। मेसन ने डिसाइड किया कि वो अभी ईथन के बारे में कोई कंक्लूजन नहीं निकालेगा क्योंकि रॉब्स भी उसी एज में ऐसे ही एबिलिटीज रखता था। लेकिन मेसन को ये समझ आ गया कि ईथन खतरे में हो सकता है उस क्रिस्टल के राज की वजह से जो उसके डॉम में है। ईथन ने अपने जान पहचान के कुरियर से एक डिलीवरी रिसीव की। कुरियर ने ईथन के नए हेयर स्टाइल को नोटिस किया और उसकी तारीफ की। ईथन ने कुरियर को बताया कि कैसे उसकी बहन मैगी ने उसे लंबे बाल रखने के लिए मना करने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। कुरियर ने ईथन के डॉम तक पैकेज डिलीवर किया और उसे याद दिलाया कि काम के लिए उसे अच्छा रेटिंग देना न भूले। ईथन ने जल्दी से पैकेज खोला, पासवर्ड डाला जो उसने पहले से सेंडर से पूछा था, और बॉक्स खुल गया। पैकेज में क्रिस्टल्स थे जिनकी मदद से ईथन अपने आप को अपग्रेड कर सकता था, और एक नोट था एलिस का। ईथन ने क्रिस्टल्स को हाथ लगाया और एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट सामने आया जो क्रिस्टल अब्जॉर्प्शन के बारे में क्लैरिफिकेशन देता था। ईथन ने अब्जॉर्प्शन कंफर्म किया और एक एक करके क्रिस्टल्स अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। क्रिस्टल्स अब्जॉर्ब करने के साथ ही उसकी एबिलिटीज इंप्रूव होने लगी और नए लेवल्स ऑफ पावर तक पहुंचने लगी। क्रिस्टल्स काफी ज्यादा थे और ईथन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह सोच रहा था कि ज्यादा से ज्यादा क्रिस्टल्स अब्जॉर्ब करके अपनी स्किल्स और इम्प्रूव करे। काफी घंटों तक वह क्रिस्टल्स अब्जॉर्ब करता रहा। उसकी एबिलिटी 100% पावर और मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गई। लेकिन ईथन को लगा कि वह अब अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो रहा था। उसने इंस्ट्रक्टर के वो शब्दों को याद किया कि क्रिस्टल्स में डाइंग मॉन्स्टर की नेगेटिव एनर्जी होती है। पहले उसने अब्जॉर्प्शन के साइड इफेक्ट्स नोटिस नहीं किए थे, लेकिन अब समझ गया कि ज्यादा क्रिस्टल्स अब्जॉर्ब करने की वजह से ये हो रहा है। जो ईथन को कभी नींद नहीं लगती थी, वह अब थोड़ा ड्रोसी फील करने लगा। ईथन ने डिसाइड किया कि वह भविष्य में सब कुछ अब्जॉर्ब नहीं करेगा। प्रमोशन के साथ ईथन को कुछ नए एबिलिटीज मिली और उसकी अटैक पावर 10x बढ़ गई, जिसने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये पावर किस वजह से उसकी स्किल्स को इतना बूस्ट दे रही है। उसने सोचा कि ये स्नो स्नैक्स के एक्सिस्टिंग स्किल्स की वजह से हो सकता है, लेकिन कुछ और ऑप्शंस भी कंसिडर किए।
उसे याद आया कि 4 साल पहले जब उसे उस रहस्यमयी सार्कोफेगस में खींचा गया था, उसका नया रिबर्थ इस सब पर कैसे असर डाल रहा होगा। अचानक एक हाथ ने उसका चेहरा और आंखें ढक ली और पीछे से लियाम की जोकिंग टोन में आवाज आई। लेकिन उसका मजाक तुरंत एक तेज पेन के चीख में बदल गया जो पूरी अकादमी में सुनाई दी। लियाम ने बताया कि उसने ईथन के डॉम का दरवाजा नॉक किया था और जब उसने खोला तो उसने ईथन को डेज्ड कंडीशन में देखा और उसके साथ मजाक करना चाहा। लेकिन ईथन इरिटेटेड होकर उससे पूछने लगा कि वह डॉम में क्यों आया है। लियाम ने जवाब दिया कि वह स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग याद दिलाने आया है और साथ ही ईथन के इंजर्ड आर्म को हील किया। स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग में जब प्रेसिडेंट लियाम नहीं था तो मेंबर्स ने ईथन और लियाम की नॉन अटेंडेंस पर गुस्सा जताया। स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव डिलन इरिटेटेड होकर बोला कि ट्रैश जैसे ईथन का स्टूडेंट काउंसिल में होना कोई मतलब नहीं रखता। उसकी गुस्से भरी बातें एकदम से खत्म हो गईं जब प्रेसिडेंट हॉल में घुस गया और फौरन सभी को नए काउंसिल मेंबर ईथन से मिलाया। लियाम ने कहा कि न्यूकमर अपने पहले साल में स्पेशल क्लास का हिस्सा था और ईथन से कहा कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे। ईथन ने बस एक शॉर्ट सा हेलो बोला और अपना नाम बताया। स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स को ईथन का कैजुअल और छोटा इंट्रोडक्शन पसंद नहीं आया, लेकिन ईथन और लियाम ने उनकी नाराजगी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लियाम ने ईथन को एक खाली चेयर पर बैठने के लिए इनवाइट किया। सेक्रेटरी क्रिस ने ईथन को याद दिलाया कि वो खाली चेयर चेयरमैन की है। ये बात ईथन को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने क्रिस को गुस्से भरी नजर से देखा और सरकास्टिकली बोला, क्या अब मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। ईथन के एक ही नजर से क्रिस इंटिमिडेट हो गई और समझ गई कि नए मेंबर के साथ समझदारी से बिहेव करना होगा, क्योंकि लियाम ने ईथन को प्रेसिडेंट बनाने का प्लान कर रखा था। थोड़ी देर सोचने के बाद क्रिस ने अपनी चेयर दे दी और बोला कि वो अपने लिए एक और चेयर ले आएगी। डिलन अभी भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और ईथन को इंसल्ट करते हुए बोला कि वो एक ट्रैश और ब्राइब टेकर है जो अनफेयर मीन से अकादमी में आया है। क्रिस ने डिलन को चुप रहने के लिए कहा, लेकिन डिलन ने ईथन पर इल्जाम लगाना बंद नहीं किया। उसने तो यहाँ तक बोल दिया कि ईथन ने अपनी बहन को बेच दिया अकादमी में एडमिशन के लिए। बहन के बारे में डिलन की बात ईथन से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने डिसाइड किया कि वो ये इंसल्ट बिना जवाब दिए नहीं छोड़ेगा। डिलन ने ईथन को एक फेयर फाइट के लिए इनवाइट किया और ईथन ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक कंडीशन के साथ। अगर डिलन हारता है तो उसे ईथन की बहन से माफी मांगनी होगी और रोज सुबह कैफेटेरिया में घुटनों के बल बंस बांटने पड़ेंगे। लियाम जो एक कोने में सब कुछ देख रहा था, उसने डिलन को एडवाइस दिया कि वो ऐसे सिचुएशन से दूर रहे और गलती ना करे। लेकिन डिलन अपनी बातें बोलता रहा और घोषणा की कि वो सबको दिखा देगा कि ईथन असल में क्या है। डिलन ने अपनी शर्त रखी कि अगर ईथन फाइट हार गया तो उसे अकादमी छोड़नी पड़ेगी। ईथन ने इस कंडीशन को बिना किसी झिझक के एक्सेप्ट कर लिया। लियाम इस पूरे ड्रामा से इरिटेट हो गया और थकाकर बस एक्सहेल करते हुए सोचा कि डिलन ने अभी एक बड़ी गलती कर दी है। उसने डिक्लेयर किया कि वो फाइट का गवाह बनेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि फाइट में कोई मरेगा नहीं। हॉल में एक डेड साइलेंस था। ईथन ने डिलन को पहले अटैक करने का चांस दिया। एक कोने में खड़ा लियाम पूरी फाइट का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, सिचुएशन से अम्यूज। डिलन ने जोर से चिल्लाते हुए अपना एक्सप्लोसिव फ्लेम स्किल एक्टिवेट किया और पहला पावरफुल पंच मारा, लेकिन ईथन एकदम से उसके पावरफुल ब्लो को डॉज कर गया। डिलन को समझ ही नहीं आया कि ईथन ने उसके ब्लो को कैसे अवॉइड किया। ईथन ने नोटिस किया कि डिलन के पंच की फोर्स लियाम से भी ज्यादा थी, लेकिन उसकी नई एबिलिटी की वजह से डिलन के पंच उसे 40 टाइम्स स्लो लग रहे थे। डिलन अपनी पहली हार एक्सेप्ट नहीं कर पाया और एक और अटैक के लिए अपना पैर उठाया, लेकिन इस बार ईथन ने ब्लो को डायरेक्टली ले लिया और 1 इंच भी नहीं हिला। लियाम जो एक साइड में खड़ा था, शॉक में देख रहा था। उसने रियलाइज किया कि सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे पावरफुल ब्लो को विथस्टैंड कर सकते हैं और ईथन के पास जरूर कोई सीक्रेट एस होगा। 10 मिनट की वन साइडेड फाइट के बाद डिलन थकाकर फ्लो पर गिरा पड़ा था, समझ नहीं पा रहा था कि ईथन ने एक बार भी अटैक क्यों नहीं किया। डिलन को लगा कि ईथन उसे अंडरएस्टिमेट कर रहा है और इस बात ने उसका गुस्सा और बढ़ा दिया। अपने गुस्से की वजह से डिलन ने फाइट कंटिन्यू करने का डिसाइड किया और डिलन एक बार फिर अपनी पूरी ताकत एक मौके में जमा करके उठाया। उसने अपना हाथ उठाया और ईथन को धमकाया कि वह अपनी एबिलिटीज छुपाना बंद करे और एक फेयर फाइट करे। डिलन की यह बात और उसके पहले के सब एक्शंस ईथन को इरिटेट कर रहे थे। डिलन अब ईथन के पास पहुंच चुका था और ईथन को अपने ओपोनेंट के लिए थोड़ी सी सिंपैथी भी महसूस हुई। मारने के एक पल पहले डिलन ने देखा कि ईथन उसके जानलेवा ब्लो को अवॉइड करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। पंच सीधा ईथन के शोल्डर पर लगा और उसका पूरा शरीर फ्लेम्स की लहरों से घिर गया। तभी अचानक ईथन की आंखें फ्राइटनिंगली चमकने लगी और उसकी सारी एबिलिटीज अपने लिमिट तक हीट अप हो गईं। डिलन ने एक हेलिश पेन महसूस किया और एक ऐसी फोर्स का सामना किया जिसने उसे पीछे गिरा दिया। वह जोर से चिल्लाने लगा। डिलन अब भी अपने ब्लो के बाद कुछ मटर कर रहा था और ईथन को उसके लिए थोड़ा अफसोस हुआ कि इतने वार्निंग्स के बाद भी उसने नई प्रोकोप करना बंद नहीं किया।
स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स जो आसपास खड़े थे वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। सबसे पहले क्रिस विक्टिम की मदद करने के लिए भागी। एक स्टूडेंट जो पूरी फाइट को रिकॉर्ड कर रहा था उसने याद दिलाया कि इस फाइट के बाद ईथन को काउंसिल की लिस्ट में लेना मुश्किल होगा। स्टूडेंट्स बीच बीच में आर्ग्यू करते रहे और न्यूकमर की ताकत की तारीफ भी करते रहे। किसी ने तो ईथन को ठग तक कह दिया। लियाम ने फौरन ईथन को स्कोर किया, याद दिलाते हुए कि उसने वादा किया था कि किसी को मारना नहीं है। ईथन ने सफाई दी कि उसने लास्ट मोमेंट तक कुछ नहीं किया था, सिर्फ खड़ा था। ये सब फर्स्ट लियाम के लिए इरिटेटिंग हो गया और उसने अपनी चर्म स्किल को एक्टिवेट करने की कोशिश की। उसने अपनी एबिलिटी पे फोकस किया और अपनी गलती को डिनाई करते हुए डिलन को ब्लेम करना शुरू किया। लेकिन लियाम ने अपनी तिरदे जारी रखी, उसकी स्टुपिडिटी और फिजिक्स की इग्नोरेंस को ब्लेम करते हुए। ईथन सोचने लगा कि उसका चर्म स्किल काम क्यों नहीं कर रहा। लियाम ने आखिरकार शांत होकर प्रपोज किया कि ईथन के लिए नई यूनिफॉर्म लाई जाए। लेकिन ईथन ने बात यहीं खत्म नहीं की और लियाम से पूछा कि क्या उसे पहले से पता था कि यह सब ऐसे ही खत्म होगा। क्रिस, जो डिलन की मदद कर रही थी, ये सुनकर और ज्यादा अपसेट हो गई। लियाम ने मजाक में जवाब दिया कि उसने ये सब पहले ही सोच लिया था। इस बात से क्रिस बिल्कुल गुस्से में आ गई और चिल्लाने लगी, लियाम को शर्म दिलाने की कोशिश करते हुए कि वह डिलन को हील करे। लियाम को यह एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने क्रिस को स्कोर किया कि वह अपने प्रेसिडेंट को ऑर्डर देने की कोशिश न करे। लियाम ने यह भी ऐड किया कि डिलन ने खुद सब प्रोवोक किया, उसकी बात नहीं सुनी और इंसिस्ट करता रहा। इस वजह से वह डिलन का इलाज नहीं करेगा। क्रिस सिर्फ सरप्राइज में चीख गई। तभी एक क्राउड स्टूडेंट्स का इकट्ठा हो गया जो फाइट के बारे में गॉसिप करते हुए डिलन की स्टुपिडिटी और ईथन की ताकत की तारीफ कर रहे थे। क्रिस को अपने कमरेड्स की डुप्लिसिटी का अफसोस हुआ, जो पहले ईथन के खिलाफ थे और अब उसकी तरफ हो गए। यूजुअली स्टूडेंट्स ऐसे बिहेव नहीं करते, लेकिन अब इस बात का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। क्रिस ने तुरंत इन्फर्मरी को रिपोर्ट किया और हेल्प मंगवाई। लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स वहां पहुंच गए और विटनेसेस और क्रिस से पूछताछ शुरू की। ईथन ने तुरंत अपना नाम डिक्लेयर किया और लियाम ने अपने वार्ड का डिफेंस करते हुए एक्सप्लेन किया कि यह एक ड्यूल था और वह एक होनेस्ट विटनेस था। लेकिन एक गार्ड ने डिक्लेयर किया कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि विक्टिम को सीरियस इंजरीज हुई हैं और वह बस अपना काम कर रहे हैं। ईथन ने शुरू होती झगड़े को रोका और गार्ड्स के साथ जाने का फैसला किया, लियाम को समझाते हुए कि वह रूल्स ऑफ ऑर्डर के ऊपर नहीं है। बाहर जाते हुए उसने अपनी बहन मैगी को याद किया और लियाम को धमकाया कि वह मैगी को ये सब मत बताए। लियाम ने समझा कि ईथन ने लॉ रिप्रेजेंटेटिव्स पर भरोसा करने का फैसला किया है और अगर न्यूकमर उन पर ट्रस्ट करता है तो उसे भी गार्ड्स पर भरोसा करके उन्हें एक मौका देना चाहिए। डिटेंशन सेंटर पहुंचने पर गार्ड ने ईथन को वहां के सब रूल्स समझाए और सख्ती से वार्न किया कि वह डिटेंशन सेंटर के बाहर न जाए। लेकिन उसका फोन नहीं लिया, ये एक्सप्लेन करते हुए कि वहां वैसे भी नेटवर्क नहीं मिलता। आइसोलेशन रूम में सिर्फ एक बेड था और ईथन को रियलाइज हुआ कि उसे कितनी नींद आ रही है। उसने आसपास